सुहाग रात के लिए मैं कमरे में गया। मैं जैसे ही अपने कमरे में कदम रखा, मेरी नज़र उस पर पड़ा जो मेरी दुल्हन थी। मैं उसके करीब गया, मैंने उसका घूंघट भी नहीं उठाया और मैंने उसे सीधे से तलाक दे दिया और उसी रात विदेश चला गया। मेरा विदेश में मैंने एक लड़की से शादी कर ली और उसके साथ अपनी जिस्म ख्वाहिश पूरा करके उसे छोड़ दिया और घर लौट आया। जब मैं अपने पापा से मिला तो पापा ने मुझे कहा, देखो तुम्हारी बहन अब कितनी बड़ी हो गई है। जब मैंने उसे नज़र उठाकर देखा तो मेरे कदमों तले ज़मीन खिसक गई, क्योंकि यह तो मेरा नाम आकाश है। हम दो भाई थे और मेरी एक बहन थी। मेरे पापा बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। हम दोनों भाई बहुत छोटे थे, तभी माँ को बहुत बड़ी बीमारी हो गई और वह उसी बीमारी से नहीं लड़ सकी और इस दुनिया से चली गई। मेरी मौसी जो कुंवारी थे वह हमें संभालने लगी। पापा ने मौसी से ही शादी कर ली। मौसी ने ही हमें पाला। मौसी ने कहा इतना प्यार दिया कि उन्होंने कभी माँ की कमी नहीं होने दी। लेकिन मौसी और पापा में कभी उस तरह का प्यार नहीं दिखा जितना प्यार पापा मम्मी से किया करते थे। खैर, मौसी से हमारी एक बहन भी हुई। धीरे धीरे वक्त गुजर गया और मैं पढ़ने के लिए शहर चला गया। जब मैं शहर से पढ़ाई कंप्लीट करके घर आया तो पापा के बिजनेस में हाथ बटाने लगा। मेरी ज़िंदगी के जो भी फैसले होते थे वह मेरे पापा की ही करते थे। मौसी अगर बीच में कुछ बोलती तो पापा उसे फौरन चुप कर दिया करते थे। उन दोनों के झगड़े में मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा फैसला जिसको करने का हक सिर्फ मुझे था, लेकिन वह भी उन दोनों के झगड़े के बीच में था। मौसी चाहती थी कि मैं तनुजा आंटी की बेटी से शादी करूं। तनुजा आंटी मेरी मौसी की सहेली थी। उसकी बेटी जो मेरी बचपन की दोस्त थी वह अक्सर मेरे घर आना जाना किया करती थी। मौसी बचपन से उसे देखते आ रही थी। उसके बोलने का अंदाजा, रहन सहन तरीका बहुत पसंद था। मौसी को लगता था कि अगर उसकी शादी मुझसे हो गई तो इस घर को वह अच्छी तरह से संभाल लेगी, लेकिन क्योंकि वह हम लोगों को अच्छी तरह से जानती है, उसे कुछ भी बताने या सिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ता। लेकिन दूसरी तरफ मेरे पापा जो चाहते थे कि मेरी शादी उनके बिजनेस पार्टनर की बेटी से हो, जो गांव के रहने वाले थे, जिसका नाम शालिनी था। शालिनी नाम मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। जब से मैं सुना था कि वह लड़की भी गांव की है तो फिर तो मुझे वह ऐसे भी नापसंद हो गई थी। मैं शहर का था, मुझे गांव की लड़की बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। मुझे ऐसा लगता था कि गांव की लड़कियां बहुत गंवार होती हैं और एक गांव की लड़की मुझे क्या समझ पाएगी। मैं तो विदेश में रहना चाहता हूँ। ना ही वहाँ मेरे काम को कोई समझ पाएगी और ना ही वह मेरे साथ दे पाएगी, ना ही मेरा ख्याल उससे मिलेगा। लेकिन मैं इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि पापा एक बार जो फैसला कर लेते इसको कोई बदल नहीं सकता था। हालांकि मौसी ने बहुत कोशिश की मैं तनुजा आंटी की बेटी से ही शादी करूं। पापा के सामने उन्होंने कहा भी कि आकाश और श्रेया बचपन की दोस्त भी, और आप तो श्रेया को अच्छी तरह से जानते हैं, वह बहुत अच्छी लड़की है, आकाश को वह बहुत खुश रखेगी। लेकिन पापा ने घूर कर मौसी को देखा। मौसी एकदम चुप हो गई। पापा ने एक ही जवाब दिया कि अब इस बारे में कोई जिक्र नहीं होगा। बस यह मेरा आखिरी फैसला है कि आकाश का शादी शालिनी के साथ ही होगा। मैंने अपने दोस्त को जुबान दिया है। इतना कहकर पापा चले गए। इधर मौसी मुझे समझाने लगी, कहने लगी, देखो आकाश, तुम तो जानते ही हो तुम्हारे पापा ने जो फैसला ले लिया अब उसे कोई बदल नहीं सकता। तेरे पापा का यह जिद है तो तू शालिनी से साथ शादी कर ले। उससे शादी कर लेगा तेरे पापा का जिद पूरा हो जाएगा। शादी के दूसरे दिन ही तुम उस लड़की को तलाक दे देना। अब ये तुम्हारे ऊपर होगा कि तुम अपने आप को कैसे बचाओगे और उसे कैसे तलाक दोगे। उसके तलाक के बाद मैं तुम्हारी शादी श्रेया के साथ करवा दूंगी, जो तुम्हें पसंद भी है और तुम्हारे दिल के बेहद करीब भी है। वह तुम्हें अच्छी तरह से समझती भी है। मैं उस सब संभाल लूंगा। मौसी की ऐसी बात सुनकर मैं थोड़ा हैरान हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में चलने लगा कि मौसी ठीक कह रही हैं। दूसरी तरफ मैं शालिनी के बारे में सोचने लगा कि यह सब तो ठीक है, लेकिन शालिनी का यह कसूर, उसे किस बात की सजा मिलेगी? वह बेचारी तो टूट जाएगी। क्या एक बेकसूर लड़की के साथ ऐसा करना सही होगा? मैं गुम हो गई। मौसी को ऐसा लगा कि मैं कहीं खो गया। तभी मौसी ने मुझे पुकारते हुए कहा, आकाश कहाँ खो गए? देखो तुम परेशान मत हो ना। एक बात और, तुम्हें पता है मैंने सुना है कि वह लड़की सही नहीं है। शालिनी का बहुत लड़कों के साथ घूमना फिरना उठना बैठना है। मैंने सुना है कि वह पूरे गांव में बदनाम है, कई लड़कों के साथ उसका नाम जोड़ा गया है। मौसी की ऐसी बातें सुनकर तो मेरी आंखों में गुस्सा उतरा कि अगर फिर तो मैं ऐसी लड़की के साथ एक पल भी नहीं रहूंगा। मैंने कहा, मौसी
अगर बात ऐसी है तो आप पापा को यह सारी बातें क्यों नहीं बताते? मौसी ने कहा, आकाश तू पागल है, वह तेरी बातों पर यकीन नहीं करेगा कि उन्हें तो लोगों ने मुझे श्रेया पसंद है, इसीलिए मैंने शालिनी पर ऐसे इल्जाम लगा रही हूँ। मैंने कहा, मौसी आप सही कह रही हो, चलो आप जैसा, और पापा से कह दीजिए कि मैं शादी करने के लिए तैयार हूँ। मौसी हाँ, मैं सिर हिलाकर इस गई। बस मेरे कहा करने का देर था। मैंने जैसे ही हाँ किया, घर मेरा शादी की तैयारी शुरू हो गई। कई रिश्तेदार, सारे लोग शादी की तैयारी में जुट गए। मैं इस बात से भी हैरान था कि कितने अजीब लोग हैं जो अपनी बेटी की शादी ऐसे कर रहे हैं। जब उसके घर वाले इतने अजीब हैं तो वो लड़की कैसी होगी? पापा का कहना था कि गांव से वो लोग शहर आएंगे और शादी की जो भी रस्में हैं वह अदा करके चले जाएंगे। मैं तो इस सोच में था कि क्या गांव की शादी ऐसी होती है। खैर, मुझे क्या करना था, मुझे सिर्फ शादी करना था और शादी से आज़ाद होना था। मैंने शालिनी को आज तक नहीं देखा था और ना ही उसकी कोई तस्वीर देखी थी। पापा से कहा, कभी हिम्मत ही नहीं हुई कि मैं उन्हें कहूँ कि शालिनी को देखना चाहता हूँ। पापा ने तो यह कहा था कि वह लोग बहुत इज्जतदार लोग हैं, लेकिन उनकी बेटी की हरकतें तो कुछ और ही सुनने में आ रही थी। खैर, मेरी शादी शालिनी के साथ हो गई। हालिनी दुल्हन बनकर मेरे कमरे में बैठी हुई थी कि मुझे कमरे में जाने का जरा सा भी मन नहीं था। जब से मौसी ने मुझे शालिनी के बारे में बताया था कि उसका चरित्र ठीक नहीं है, तब से मुझे वह और भी नापसंद हो गई थी। मैंने किसी तरह अपने दिमाग को ठंडा किया और कमरे में चला गया। मैं जैसे ही कमरे के अंदर गया मेरी पत्नी घूंघट ओढ़े बेड पर बैठी हुई थी। मैं अंदर गया, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं शुरू कैसे करूं। इस लड़की का तमाशा मैं कैसे तमाशा मैं कैसे लगाऊं। मैंने गहरी सांस ली और शालिनी से कहा, देखो जो है मैं साफ साफ तुम्हें कह रहा हूँ, चाहता हूँ मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकता। मुझे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। तुम अभी इसी वक्त मेरे कमरे से निकल जाओ, मैं तुम्हें तलाक देता हूँ। डिवोर्स के पेपर मैंने तैयार कर रखा था, मैंने साइन कर दिया। तो शालिनी के सामने उस पेपर फेंकते हुए उससे कहा कि ये रहे डिवोर्स के पेपर, चलो तुम भी इस बिन पेपरों पे साइन कर दो। मेरा इतना कहने की उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। मैंने उसे धक्का दिया तो वह जमीन पर गिर गई। उसकी सिसकियां मेरे कानों में गूंजने लगीं, लेकिन मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा, बल्कि मुझे गुस्सा आया और मैंने उसे घसीट कर बेड पर पटक दिया। मैंने कहा, दोबारा हिम्मत मत करना मेरा हाथ पकड़ने का। इतना कहकर मैं कमरे से बाहर निकल गया और सोफे पर सो गया। सुबह मेरी नींद पापा के चीखने से खुली। मौसी पापा को शांत कर रही थी। पापा का चीख सुनकर मैं उठकर खड़ा हो गया। पापा ने आज पहली बार मुझ पर हाथ उठाया था। पापा ने मुझ पर चिल्लाते हुए कहा कि आखिर तुमने शालिनी को ऐसा क्या कहा जो वह सुबह होते ही घर छोड़कर चली गई? मैंने कहा पापा, वह सही लड़की नहीं थी, मेरे यकीन कीजिए। मैं उसके करीब गया तो उसने मुझे धक्का देकर कमरे से बाहर निकाल दिया। उसने मुझसे बहुत बदतमीजी की। मैं आपके पास आया था पर मौसी और आप सो रहे थे, इसलिए मैं यहीं सोफे पर सो गया। मैंने आपको नहीं जगाया। पापा मौसी पर चिल्लाते हुए कहने लगे, इसे बोलो कि झूठ बोलना बंद करे, कहीं ऐसा ना हो मैं इसकी जान ले लूं। इतना कहकर पापा ने मुझ पर लपका तो बीच में मेरा भाई अमन आ गया। उसने पापा को रोक दिया। मैंने मौसी पापा को लेकर कमरे में चली गई। मैं भी गुस्से से अपने कमरे में आया और कपड़े पैक कर लगा। मैंने सोचा कि अब मुझे इस घर में नहीं रहना। मौसी मेरे पास आई, वह मुझसे समझाने लगी कि तुम परेशान मत होना, मैं अब सब ठीक कर लूंगी। तुम विदेश जाओ और अपना काम करो। 1-2 साल बाद जब तुम आओगे तो मैं तुम्हारी शादी श्रेया से करवा दूंगी। मैंने कहा, मौसी मुझे अब किसी से शादी नहीं करना। मैंने अपना सामान पैक किया और घर से निकल गया। मैं विदेश आकर सेट हो गया। मेरी यहाँ कंपनी में जॉब लग गई। मैं मन लगाकर काम करने लगा। मुझे जो सैलरी मिलता उसमें से कुछ पैसे अपने खर्च के लिए रखता और बाकी के सारे पैसे पापा के अकाउंट में डाल देता। धीरे धीरे वक्त गुजर गया और मुझे यहाँ एक लड़की से प्यार हो गया जो मेरे साथ कंपनी में ही काम करती थी। उसका नाम कनिका था। मैंने जब कनिका को सामने से अपने प्यार का इजहार किया तो उसने भी हाँ कर दिया। मैंने कनिका से शादी कर ली। मैंने अपने घर वालों को भी इस बारे में नहीं बताया और बताता भी कैसे। ना मुझसे पापा बात करते थे और ना ही मौसी मुझसे बात करने देते थे। अमन का भी मुझसे बात
याद नहीं होता था। खैर धीरे धीरे वक्त गुजर गया और पूरे 5 साल बीत गए। इन 5 साल में कनिका और मेरे रिश्ता बहुत गहरा खराब हो चुका था। कनिका से मैं तंग आ चुका था। मैं काम से थक कर घर आता तो घर बहुत बुरी तरह से बिखरा होता। यहाँ देखकर मेरा दिमाग खराब हो जाता। जब मैं कनिका को साफ करने के लिए कहता तो उल्टा वह मुझे साफ करने के लिए कहती। उसे खाना बनाने भी नहीं आता, वह मुझे कहीं खाना बनाने के लिए कहती। मुझसे बदतमीजी करती। वह मुझे जरा भी अहमियत नहीं देती। मैं उसे कुछ भी कहता तो वह मुझसे चिल्लाकर बातें करती। धीरे धीरे मुझे एहसास हो गया कि कनिका मेरे लिए सही लड़की नहीं है। मैं शायद गलत था। मुझे ऐसा लगा था कि लड़की शहर की लड़की मुझे समझेगी, मेरा साथ देगी, लेकिन मैं गलत था। वह मेरी बराबरी पर न थी। उसका कहना था कि काम तुम भी करते हो तो मैं भी काम करती हूँ। मैं नौकर नहीं हूँ जो तुम्हारे खाना बना कर दूँ, तुम्हारे कपड़े और जूठे बर्तन धोऊँ। मेरा दिल पूरी तरह से टूट चुका था। शायद मैंने शालिनी के साथ जो किया उसकी सजा मुझे मिल रही थी। मेरा बर्दाश्त करने का हद खत्म हो चुका था। मैंने कनिका को तलाक दे दिया। उसे मेरा तलाक देने पर कोई दुख नहीं हुआ। मैं टूट गया कि मैंने जिससे इतना प्यार किया उसने मुझे कभी नहीं समझा। मैं बिल्कुल अकेला हो गया। मुझे अब यहाँ रहना गंवारा नहीं हो रहा था। ये जगह ये शहर मुझे काट खाने को दौड़ रहा था। दूसरी तरफ के तरह मेरे पापा ने कभी मुझसे बात करने की कोशिश नहीं की और ना ही मेरे भेजे हुए पैसे उन्होंने निकाले। मैंने कभी पैसे भेजना बंद नहीं किया था। मैंने हर महीने पैसा घर भेजना, लेकिन पापा ने मेरा एक पैसा भी नहीं निकाला। पापा ने अब उस अकाउंट के 1 रुपए भी नहीं निकाला। खैर मैंने हिम्मत जुटाई और घर के लिए निकल गया। मैंने घर पर खबर भी भिजवाया कि मैं आ रहा हूँ। मुझे लगा कि मौसी या पापा या मेरा भाई अमन मुझे एयरपोर्ट लेने जरूर आएगा, लेकिन मुझे लेने के लिए कोई भी नहीं आया और ना ही घर के पापा ने गाड़ी भिजवाई। मैंने टैक्सी ली और खुद ही घर पहुंच गया। मैंने 2-3 बार डोर बेल बजाया, लेकिन किसी ने दरवाज़ा नहीं खोला। मुझे लगा शायद घर पर कोई नहीं। मैं परेशान हो गया। मैं वापस मुड़ने ही वाला था कि अचानक से दरवाज़ा खुला। सामने जब मेरी नज़र पड़ी तो मैं उसे देखते ही रह गया, क्योंकि यह कोई लड़की थी जो बहुत खूबसूरत थी। उसके चेहरे से रोशनी फूट रही थी। मैंने अपनी ज़िंदगी में इतनी खूबसूरत लड़की नहीं देखी थी। मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। मेरे दिमाग में सवाल भी आया कि आखिर ये लड़की कौन है। मैं उसे देखते ही कहीं खो गया था। वह लड़की मुझे एकटक देखे जा रही थी। तभी अचानक से एक बच्चे की आवाज़ आई। वह उस लड़की को मम्मी कर पुकार रहा था। उसके शोर करने से मौसी बाहर आई और मौसी की नज़र जब मुझ पर पड़ी तो वह सीधे मेरे पास आकर गले से लग गई और मौसी मेरे हाथ पकड़कर मुझे कमरे में ले गई। पापा कमरे में ही बैठे थे। वह मुझे देखकर जरा भी खुश नहीं हुए। मैं इतने सालों बाद अपने पापा के सामने था, लेकिन फिर भी उन्हें कोई खुश नहीं था। सिर्फ मौसी खुश हो रही थी। अपने पापा के पास गया और उनका पैर पकड़ लिया। मैंने कहा, पापा मुझे माफ़ कर दो। आप मुझसे इस तरह नाराज मत रहिए। क्या आप अपने बेटे को माफ़ नहीं करेंगे? पापा ने मेरे दोनों बाजू को पकड़कर उठाया। उन्होंने कहा, आकाश तुम आराम से पहले बैठो। टेबल पर पानी रखा हुआ पापा था। पापा ने गिलास में पानी भरा और मुझे दिया। मैंने उनके हाथों से पानी लिया और घुट घुट करके पिया। फिर मैंने गहरी सांस ली। पापा ने कहा, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया है और वैसे भी तुम मेरे गुनहगार नहीं हो। तुम तो पापा आगे कुछ कहने ही वाले थे कि वह नन्हा सा बच्चा जिसे मैंने उस लड़की के साथ देखा था, वह बच्चा बेहद मासूम और बहुत ही खूबसूरत था। वह बच्चा दौड़ता हुआ पापा के पास आया और वह सवाल करने लगा, यह अंकल कौन है? मैंने इन्हें पहले कभी नहीं देखा। मेरे पापा ने उस बच्चे को जवाब दिया, बेटा ये तुम्हारे दूर के अंकल हैं, चलो नमस्ते करो। उसे बच्चे ने अपनी नन्ही नन्ही हाथों से मुझे नमस्ते किया। उसके चेहरे की मासूमियत मुझे उसकी तरफ खींच रहा था। वह बहुत ही मासूम लग रहा था। उसने मेरे पैर छुए। उसके संस्कार देखकर मैं बहुत खुश हुआ। जब उसने मेरे पैर छुए तो मैंने उसके दोनों बाजू पकड़ लिए और उसे सीने से लगा लिया। मैंने कहा, बच्चे तुम पैर नहीं मेरे गले से लग जाओ। मैंने उसे सीने से लगाया। उसे सीने से लगाते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि जैसे वह मेरा अपना हो। वह मेरे सीने से अलग हुआ और फिर भागता हुआ बाहर चला गया। मैंने पापा की तरफ देखा और कहा, पापा आप मुझसे इतनी नाराज हो गए? आप बता
इतनी नाराज हो क्या आपने अब तक मुझे माफ़ नहीं किया है। मैं कह रहा था कि अमन कमरे में आया, अमन के गले से गया, अमन ने मुझे खुद से अलग कर दिया और वह कहने लगा, पापा मुझे आपसे अकेले में कुछ बात करनी है। मैंने कहा, अमन तुम मेरे सामने भी बात कर सकते हो, मैंने कोई गैर तो नहीं हूँ। मौसी ने कहा, हाँ अमन बोलो, क्या बाप है बात? पापा ने घूरते हुए कहा, मौसी देखो कहाँ तुम, बस चुप हो जाओ। इतना कहकर अमन और पापा दूसरे कमरे में चले गए। मौसी सेब गई और घंटे बाद पापा मेरे आए और कहने लगे, आकाश तुमने जो गलती की है वह माफ़ी के लायक नहीं है। वैसे तुम मेरे गुनहगार नहीं हो, तुम तो शालिनी के गुनहगार हो, तुमने उसका दिल तोड़ा है। खैर अब बातों का कोई मतलब नहीं है, तुम हमारे पास आए, माफ़ी मांग लो। हमें अच्छा लगा कि तुम्हें गलती का एहसास हुआ, अब तुम जा सकते हो। पापा की बातें सुनकर मैं हैरान हो गया। मैंने कहा, पापा ये आप क्या कह रहे हैं? कहाँ जाऊँगा? तभी पापा कहने लगे, तुम चुप चले गए थे ना, वापस चले जाओ। आए नहीं थे चाहिए तुम्हें, विदेश में एक शादी भी कर ली, हमें बताया तक नहीं। तुम उसे छोड़कर हमारे पास आए हो, जाओ अपनी पत्नी को वापस वापस। पापा मैंने कहा, पापा मुझसे गलती हो गई, लड़की मेरे लायक नहीं थी। मेरा इतना कहना था कि पापा चीखने लगे, तुम इतने काबिल हो गए हो कि तुम्हारे लायक कोई लड़की नहीं है। तुम्हें पता भी है तुम्हारे जाने के बाद हमें क्या कुछ नहीं सहना पड़ा। समाज के लोग इज्जत उसे तुम्हें खा के मिला दी। सालनी कितने सपने सजा कर आई थी यहाँ, उसने कभी किसी लड़के की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। उस लड़की के लिए रिश्ते लाइन लगी हुई थी, लेकिन मेरे दोस्त ने दोस्ती देखी और बिना तुम्हें जाने परखे तुमसे शादी, हीरे जैसी बेटी को तुम्हारे हवाले कर दिया। तुमने तो उसकी जिंदगी बर्बाद कर दी थी। मगर इतना कहकर पापा चुप हो गए। फिर उन्होंने कहा, तुम्हें पता है सालनी तो यहाँ से चली गई थी, उस बेचारी ने अपने शहर जाकर तुम्हारे लिए एक लफ्ज बुरा नहीं कहा। उसने तो अपने पापा से कहा कि वह अब नहीं रह जाती है तुम्हारे साथ। उसके घर वाले तुम उससे मुंह फेर के पूरा गांव वाले सालनी को चरित्रहीन समझने लगे। सब कहने लगे, इस लड़की का जरूर किसी लड़के के साथ रिश्ता होगा, तभी तो इसको पति रास नहीं आया। इस रात गुजर कर उस बेचारी ने सब कुछ बर्दाश्त कर लिया। वक्त गुजर गया और दो तीन महीने बीत गए। इस बीच सालनी का अचानक से तबीयत खराब हुआ। उसे डॉक्टर के पास लेकर के गए तो पता चला वह प्रेग्नेंट है। उसके पापा को लगा कि सालनी सच में गलत है। उसने सालनी को खींच कर थप्पड़ मारा और वह चीखने लगा, बताओ इस बच्चे का बाप कौन है? उसके भैया ने उस बच्चे को मारना चाहा, लेकिन सालनी उस बच्चे को इस दुनिया में लाना चाहती थी। वह अपने गांव से भागकर मेरे पास आई और जब उसने बताया कि वह तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली है, उसको हमने कुछ नहीं चाहिए, बस थोड़ा वक्त चाहिए। इस बच्चे के होने तक मुझे कुछ समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मैंने सालनी को अपनी बेटी माना था, मैंने उसे इस हाल में अकेला कैसे छोड़ सकता था? मैंने कहा, पापा पर यह कैसे हो सकता है? उस रात मैंने सालनी को हाथ भी नहीं लगाया था, फिर वो मेरे बच्चे की माँ कैसे बन सकती है? तभी पापा ने कहा, तुम्हें होश भी है कि तुम उस रात किस हालत में सालनी के पास गए थे? उस रात तुम नशे में डूबे हुए थे, तुम्हारे मन में जो भी था तुमने उसे सब कुछ कहा। उस रात तुमने उसके साथ जानवरों जैसा सलूक क्यों? और फिर उसे तुमने तलाक दे दिया और बेचारी पूरा टूट गई। मुझे अपने दोस्त से ये सब सच बोलने की हिम्मत ही नहीं थी कि तुमने इसके साथ क्या किया। मेरे दोस्त को आज तक लगता है कि सालनी गलत थी। तभी मैंने कहा, पापा मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूँ, बताइए सालनी और मेरा बच्चा कहाँ है? मैं उसे अपनाना चाहता हूँ। तभी पापा ने कहा, वक्त भी की रफ्तार बहुत तेज है आकाश, तुमने बहुत देर कर दी। जिस वक्त सालनी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी, उस वक्त तुम उसे छोड़कर किसी और के साथ थे। तभी मैंने कहा, पापा पर अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूँ। तभी पापा ने कहा, अब कुछ ठीक नहीं हो सकता। तुम्हें पता है, जब सालनी की तुम्हारी जरूरत थी तब अमन ने सालनी को हिम्मत दे दी, पूरे 9 महीने उसका ख्याल रखा। तुम्हें पता है अभी जो बच्चा आया था वह कौन था? तुम्हारा और सालनी का बच्चा। और जिस लड़की ने दरवाजा खोला वो और कोई और नहीं, सालनी थी। लेकिन अब उस बच्चे का बाप तुम नहीं हो, अमन है। सालनी और अमन की शादी हो गई। सालनी अमन के साथ बहुत खुश है। यह सुनकर मुझे एक धक्का सा लगा और वो रात याद आने लगी जब मैं सुहाग रात के लिए कमरे में गया था। वह दुल्हन बनकर बैठी थी। उसके हाथ बहुत खूबसूरत थे। दिल क्या कि एक बार उसे देखूं, लेकिन मेरे अंदर एक गुस्सा था जिसकी वजह से मैंने उसके साथ जानवरों जैसा सलूक किया और उसकी बात सुनकर रुकने की कोई कोशिश नहीं की। मैं कहीं गुम हो गया था। तभी पापा ने कहा, आकाश मैं जानता हूँ तुम अपनी गलतियां से पछता रहे हो, लेकिन अब पछताने से कुछ नहीं होगा। मैंने कहा,
कहा, पर पापा वो बच्चा मेरा है, मैं उसे अपने हाथ लेकर लेकर आऊँगा जाऊँगा। पापा ने चीखते हुए कहा, ऐसा करने की हिम्मत भी मत करना आकाश। शालिनी बहुत मुश्किल से संभिल है, तुम सब उसे और तकलीफ नहीं दोगे। और हाँ, अब तुम जा सकते हो। अमन की शर्त है कि अगर तुम यहाँ रहोगे तो अब अमन शालिनी और अपने बेटे को लेकर इस घर से हमेशा के लिए चला जाएगा, और मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी शालिनी हमसे दूर जाए। उसने हमारी बहुत बहुत सेवा की है, जब से वह इस घर की बहू बनी है तब से उसने मेरी सेवा की है। तभी मौसी ने कहा, हाँ आकाश, मैंने शालिनी को समझने से में गलती की। वो अगर इस घर से चली जाएगी तो शालिनी जैसी बेटी हमें दोबारा नहीं मिलेगी। हम मजबूर हैं। मैंने कहा, ठीक है, मैं चला जाऊंगा अब सबसे दूर। बस एक बार शालिनी से मिलना है, उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ उसके साथ जो मैंने किया, और उसके पैर पकड़कर माफ़ी मांग लूँगा। अपने बच्चे को जाने से पहले एक बार गले से लगाना चाहता हूँ। तभी पीछे से अमन की आवाज़ आई, मैं नहीं चाहता कि अब मेरी पत्नी और बच्चे से मिले। तभी मैंने कहा कि अमन, कम से कम मेरी गलतियों का माफ़ी तो मांगने दो, फिर मैं चला जाऊँगा तुम लोगों से बहुत दूर। अमन से कहा, आकाश भाई, ऐसा नहीं है कि मैं नहीं मिलने दे रहा हूँ। शालिनी आपसे नहीं मिलना चाहती और इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। मैंने अमन की बात सुनी तो मेरी नज़रें खुद ब खुद झुक गई। मैंने मौसी को गले से लगाया और पापा से आशीर्वाद लिया और घर से शहर के लिए निकल गया। मैं मुंबई आ गया, जहाँ मेरा एक दोस्त रहता था। उसका नाम शेखर था। शेखर और मैं साथ में ही स्कूल में पढ़ाई करते थे। जब मैं शेखर के पास आया तो देखा कि वह शादी कर चुका है, और जिससे शादी क्यों, वह कोई और नहीं, मेरी बहन कृति थी। मुझे ये जानकर खुशी हुई कि उसकी शादी शेखर से हुई, लेकिन इस बात का दुख भी हुआ कि घर वालों ने मुझे ये भी नहीं बताया कि वो कृति की शादी कर रहे हैं। कृति का एक बच्चा था। मुझे बहुत खुशी हुई कि उसने अपना घर बसा लिया। शेखर की इस दुनिया में कोई नहीं था, मुझे ही अपने भाई मानता था। उसकी शादी कोई 1 साल हो चुका था। जब शेखर से मिला तो मैंने उसे कहा, अरे यार, तूने शादी कर ली और मुझे बताया भी नहीं। घर वाले तो मुझसे नाराज थे, लेकिन तुम तो बता सकते थे। तभी शेखर ने कहा, तुम्हारा तो कुछ अता पता ही नहीं था। मैंने पापा से तुम्हारे बारे में कहा कि पापा आकाश को कम से कम बता दीजिए, लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया। मैंने कहा, छोड़ो अब ये सब, मैं तो तुम्हारे साथ भी नहीं कर सकता। तभी कृति ने कहा, क्यों भाई, मैं आपकी बहन हूँ, आप मेरे साथ ही रहेंगे। तभी शेखर ने कहा, हाँ आकाश, तुम हमारे साथ ही रहोगे। तुम इसे अपने ही घर समझो। मुझे कृति के पास रहने में अच्छा तो नहीं लग रहा था, लेकिन मैं कुछ दिनों के लिए रह गया। मेरे पास इतने पैसे नहीं थे खुद का घर बना सकूं, लेकिन घर किसके लिए बना था? मेरी जिंदगी में अब ऐसा कोई नहीं था जिसके साथ मैं अपना एक अलग दुनिया बसाता। मुझे ऐसा लगता था कि मेरी जिंदगी में अब किसी के लिए कोई जगह नहीं है। ना मैं अब दोबारा शादी करूंगा और ना ही दोबारा शादी करने के लिए बारे में सोचूंगा। हो सकता है मैं अपनी पहली शादी को अपने हाथों से बर्बाद कर दिया और दूसरी शादी को उस लड़के ने बर्बाद कर दिया। और धीरे धीरे वक्त गुजर गया और 1 साल बीत गया। एक दिन अचानक से कृति के पास फोन आया कि अमन का एक्सीडेंट हो गया है, उसे सब हॉस्पिटल लेकर गए हैं। वह जिंदगी और मौत के बीच है। अब शेखर और कृति हम भागते हुए अस्पताल गए। पापा को नजर उठाकर देखा तो वह पूरी तरह से टूट चुके थे। शालिनी बेटू को गले से लगाकर रोए जा रही थी। मुझे इतनी हिम्मत नहीं थी कि मैं उसे जाकर तसल्ली देता। जब मैं पापा के सामने खड़ा हुआ तो पापा मेरे गले से लगाकर फूट फूट कर रोने लगे। मैंने अपने पापा को तसल्ली दी। मौसी भी रोए जा रही थी। तभी लगभग 1 घंटे का इंतजार करने के बाद जब डॉक्टर बाहर आया तो हम सबकी धड़कनें तेज हुई। डॉक्टर ने जवाब सुनकर हमारे पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने कहा कि अमन अब इस दुनिया में नहीं रहा। शालिनी यह सुनकर बेहोश हो चुकी थी। उसे कुछ भी होश नहीं था। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी गुनाहों की सजा मेरे भाई अमन को मिल गई है। काश अमन की जगह मैं होता, काश उसकी जगह पर मैं इस दुनिया से चला गया होता, कितना अच्छा होता। मैं अपने आप को कोस रहा था। अमन के जाने के बाद सबके चेहरे की खुशी ही खत्म हो चुकी थी। ना किसी को खाने का होश था, ना ही पीने का होश था। शालिनी एक लाश बन चुकी थी। शालिनी की ऐसी हालत मुझे देखी नहीं जा रही थी। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया और हमें पता चला कि शालिनी माँ बनने वाली है। उस खुशी में शालिनी को जीने की हिम्मत दे दी।
मैं भी बहुत खुश हुआ। मैंने अपने पापा से इजाज़त ली और शालिनी के पास गया। वह मुझे देखना तो नहीं पसंद चाहती थी, लेकिन फिर भी मैं उसके पास गया। मैंने उसे हाथ जोड़कर अपनी गलतियों की माफ़ी मांगी। तभी शालिनी कहने लगी, मैंने तो आपको कब का माफ़ कर दिया है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं, आपका कोई कसूर नहीं है। मौसी मुझे सब कुछ बता चुकी हैं। मौसी को कुछ लोगों ने मेरे बारे में गलत बताया था कि मैं सही लड़की नहीं हूँ। उन्होंने जो सुना वह आपको बताया, और वैसे भी कोई मर्द यह बर्दाश्त नहीं करेगा कि उसकी पत्नी चरित्रहीन हो। शालिनी की बातों को सुनकर मेरे दिल को सुकून मिला। मेरे दिल में कोई बोझ था वह अब उतर चुका था। खुशी खुशी अपने पापा के पास गया और मैंने कहा, पापा अब मुझे मौत भी आ जाए तो गम नहीं होगा। मेरा दिल में को जो बोझ था वह आज उतर चुका है। अब मैं जाना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से शालिनी को या लोगों को कोई दुख हो। तभी पापा कहने लगे, कहाँ जाओगे आकाश? क्या तुम्हारे भाई की जिम्मेदारी तुम्हारी नहीं है? जब तुम्हारे बच्चे को अमन अपना सकता है तो क्या तुम अमन के बच्चे को के साथ तुम शालिनी को अपना नहीं सकते हो? तुम अमन के बच्चे को अपना नहीं सकते हो? पापा की ऐसी बात सुनकर मेरी आंखें भर आई। मैंने कहा, पापा यह आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैं शालिनी के लायक नहीं हूँ। शालिनी ने मुझे माफ़ कर दिया है, लेकिन वह मेरे साथ आगे की ज़िंदगी नहीं गुजार सकती। तभी पापा ने कहा, मैंने शालिनी से उसकी रजामंदी ले ली है। वह 2 बच्चों के साथ कहाँ जाएगी? हम तो बूढ़े हो चुके हैं। मैं कब तक सहारा बनूंगा उसका? उसे सहारा की ज़रूरत है। मौसी ने भी मेरे सर को सहलाया और कहा, बेटा मुझे माफ़ कर दे। मेरी वजह से तेरी ज़िंदगी खराब हुई थी। मैं तुम्हें समझाई होती तो आज तुम्हारी ज़िंदगी खराब नहीं होती। तुम्हें दूसरा मौका मिल रहा है अपनी ज़िंदगी संवारने का। शालिनी के साथ अपनी ज़िंदगी की नई शुरुआत करो। मौसी शालिनी का हाथ पकड़कर मेरे पास ले आई और उन्होंने मेरे सामने सिंदूर रख दिया। सिंदूर को उठाते हुए मेरे हाथ काँप रहे थे। मैंने सिंदूर को लगाने से पहले एक बार शालिनी से इजाज़त ली। मैंने इशारे से पूछा, क्या मैं तुम्हारी मांग भर सकता हूँ? उसने अपनी आंखों से हाँ में जवाब दिया। मैंने उसकी मांग भर दी। अब शालिनी मेरी पत्नी बन चुकी थी, लेकिन शालिनी ने शर्त रखी थी कि मैं अपने बहुत प्यार करती हूँ और मेरे दिल से उसका प्यार कम नहीं हो सकता है। उसकी जगह आपको नहीं दे सकती। मैंने कहा, मैं जानता हूँ कि तुम अमन से बहुत प्यार करती हो। मेरी तरफ से तुम बेफिक्र रहो। शालिनी ने कहा, इसके लिए मुझे माफ़ करना। दिन इसी तरह गुजर गए। कुछ महीने बाद शालिनी ने एक खूबसूरत सी बेटी को जन्म दिया। मैंने उसे अमन की नहीं अपनी बेटी समझकर गोद में उठाकर हम सब बहुत खुश थे। धीरे धीरे वक्त गुजरता गया। शालिनी ने बहुत प्यार करने लगा, लेकिन मुझसे हिम्मत नहीं थी कि मैं अपनी दिल की बात कहूँ। दोस्तों ये थी हमारी कहानी। आप